जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसका लास्ट सेशन। इस पूरी की पूरी सीरीज में 5 सेशन रहते हैं, या आखिरी सेशन है। आज के सेशन में हम फाइनेंस की न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, बुक्स, जो भी कह लीजिए मिसलेनियस न्यूज हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। चलिए, तो सबसे पहले आता है आपका फाइनेंस न्यूज। सबसे पहले है आपका व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, ये वो कई बार हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस। वो वाला नेक्सस नहीं है, ये अच्छा वाला नेक्सस है। ठीक है, तो इस नेक्सस में बेसिकली क्या होगा, जैसे यूपीआई है, आप आजकल हम सब लोग यूपीआई यूज करते हैं। तो इंडिया के यूपीआई को, या कह लीजिए हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको मर्ज किया जाएगा। ठीक है, इंटरलिंक किया जाएगा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के जो रिस्पेक्टिवली यूपीआईज हैं। मतलब ऑब्वियसली वहां पर यूपीआई नाम नहीं है, बट समझने के लिए कि आप जो है अब, मतलब मान लीजिए आप मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर घूमने जाते हैं, तो वहां पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंड दिस प्रोजेक्ट नेक्सस मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है इजी हो सके। आप सोचिए कि इंडिया में ये जो यूपीआई सिस्टम है, इसको एक रेवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, क्रॉस द वर्ल्ड। के मतलब इट हैज लिटरली लीप फ्रॉग्ड इंडिया फ्रॉम समवेयर के जहां पर कैश चलता है जी। यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, और इस टेक्नोलॉजी को अब यूएस कह रहा है, जापान कह रहा है, बहुत सारे बड़े देश कह रहे हैं कि हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो आइडिया हियर इज कि अब ये सारी चीजें जो है हम बाकी देशों के साथ भी करने वाले हैं। ठीक है, सो इट कंसेप्चुअलाइज्ड बाय इनोवेशन हब ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। सो इंडियाज यूपीआई एंड एफपीएसएस ऑफ मलेशिया, इनके साथ हम इंटरलिंक करेंगे इसको। So Project Nexus aims to connect the FPS of 4 Association of Southeast Asian Nations, जो अभी हमने डिस्कस किया। Indonesia will also join the platform in future। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ट्रेड बढ़ेगा, इससे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम होगी, बहुत सारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका एमएसएमई सहज डिजिटल लोन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मतलब अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, क्योंकि एमएसएमई इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट कि यूपीएससी मतलब लाइक कोई स्पेशल एफिलिएशन है, ये इंडिया में 90% जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए छोटे लघु उद्योग जो हैं, सहज डिजिटल लोन, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सहज मतलब इजी, हम कहते हैं सहज तरीके से ये काम हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से ये सॉल्यूशन नेम्ड एमएसएमई सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग। देखिए, एसबीआई ने ये लॉन्च किया है। जनरली क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज हैं वो हमेशा ना कैश क्रंच में रहती हैं। वर्किंग कैपिटल, जिसको डे टू डे कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, उसमें उनको हमेशा कुछ कमी देखने को मिलती है। अब मान लो एक छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को कुछ सामान बेचा, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा। ठीक है, तो उनके पास इनवॉइस है। इनवॉइस मतलब कि हाँ जी, ये सामान इस ए कंपनी से बी कंपनी की तरफ गया है, और वो उनको देंगे कि हाँ जी, हमने 1 करोड़ का आपसे सामान रिसीव कर लिया। अब वो जनरली क्या होता है कि पेमेंट आने में थोड़ा समय लगता है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपना काम कैसे चलाए, मतलब उनकी तो 1 करोड़ की पेमेंट अटकी पड़ी है, सिंपल भाषा में अगर समझे। तो अब यहां पर जो है एसबीआई का रोल आता है। एसबीआई कह रहा है कि जी कोई बात नहीं, हम आपको उस इनवॉइस के बेसिस पे लोन देंगे। ठीक है जी। सो हैज बीन डेवलप्ड दैट विल प्रोवाइड सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम अप्लाइंग द लोन, डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट ऑफ सैंक्शनड लोन विद इन 15 मिनट्स। ठीक है जी, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। सो द बैंक्स कस्टमर्स कैन अवेल फाइनेंस अगेंस्ट देयर जीएसटी रजिस्टर्ड सेल इनवॉइसेस। ठीक है, अप टू 1 लाख इन लेस देन 15 मिनट्स। तो 1 लाख रुपए तक सॉरी 1 लाख तक का लोन उनको मिल जाएगा। तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल है उनको मिलती रहेगी। ठीक है, और 15 मिनट के अंदर अंदर ये लोन मिल जाएगा उनके जीएसटी इनवॉइस के बेसिस पे। कैसे होगा ये मैंने आपको उसका प्रोसेस भी समझाया। चलिए आगे चलते हैं। टाटा ग्रुप टॉप इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। कहीं ना कहीं अगर आप इन जनरल भी लोगों से पूछेंगे तो टाटा ब्रांड को लेकर ना लोगों का मतलब वो वाला व्यू पॉइंट नहीं है कि जी ये प्राइवेट ग्रुप है, ये लाइक एक्सप्लॉयटेटिव, इस तरीके का नहीं है। बहुत
कह लीजिए बहुत पॉजिटिव इमेज आपको जनरली हमेशा टाटा ब्रांड की देखने को मिलेगी, तो वो भी इसी मतलब कह लीजिए सर्वे में कहा गया है। India's most valuable brand with a brand value of $28.6 billion. So Infosys ranked second with a brand value of this much, $14.2 billion, followed by HDFC Group. तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। ठीक है, नाम से क्लियर है कि जो हाई एंड कस्टमर्स हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स, सो डिजाइन टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये यूनियन प्रीमियर करके सर्विसेज लॉन्च की हैं। नेक्स्ट आपका एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो टाटा ग्रुप अब एयर इंडिया टाटा ग्रुप का हो चुका है। ठीक है जी। इस सेटिंग अप साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एट अमरावती बेलोरा एयरपोर्ट, लाइसेंस बाय डीजीसीआई। ठीक है। तो यहां पर दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अमरावती दो स्टेट्स में है, एक महाराष्ट्र में भी है और एक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तो अब कैपिटल बनने जा रहा है। ठीक है। सो इट विल हाउस 31 सिंगल इंजन 3 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट टारगेटिंग टू ग्रेजुएट 180 कमर्शियल पायलट्स एनुअली। ठीक है जी। तो ये कोलैबोरेट किया गया है महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के साथ। ठीक है जी। तो यहां पर साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां बनने जा रहा है? अमरावती, महाराष्ट्र में। ठीक है जी। चलो, इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। इंडिया म्यांमार कंप्लीट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 1 करोड़ अंडर रुपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये न्यूज मेरी तरफ से आप मार्क कर लेना। मैं क्यों कह रहा हूं इसको मार्क करने के लिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 करोड़ दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, उसमें 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। बट ये अमाउंट सिग्निफिकेंट, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अब हम बाकी देशों के साथ ट्रेड जो है डॉलर में नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। इसका मकसद क्या है कि सीधा सीधा जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉर द डॉलर, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, वो धीरे धीरे हम उसको कम करें। ठीक है। तो यहां पर इंडिया म्यांमार ने पायनियर्ड अ न्यू बायलैटरल ट्रेड पेमेंट सिस्टम एज द यंगून ऑफिस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 करोड़ का शिपमेंट ऑफ पल्सेस अंडर रूपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म। इससे देखो इसका फायदा क्या होता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा डॉलर से नुकसान क्या हो रहा है? डॉलर से ये हो रहा है कि डॉलर की वॉलेटिलिटी की वजह से जो है हमें हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट महंगा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लगभग 2-2.5 साल पहले जो $1 74-75 रुपीस का था, वो आज 83-84 में जो है आपका आ रहा है। अब मान लो एक बैरल जो कह लीजिए प्राइस है ऑयल का, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो $100 है। ठीक है, $100 है। तो 2-2.5-3 साल पहले आपको उसके 7400 रुपीस देने पड़ रहे थे। अब मान लो 84 रुपीस का है तो अब आपको 8400 रुपीस देने पड़ रहे हैं। मान लो प्राइस $100 ही है तो आपको उसी एक बैरल पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इस तरीके से मिलियंस ऑफ बैरल्स आप इंपोर्ट करते हैं पर डे के हिसाब से। सो जस्ट थिंक ऑफ हाउ मच मनी like is being gone from our economy just because of this. ठीक है, just because of like depreciating of our currency. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये होता क्यों है?
ये अब आप पूछेंगे अच्छा 74 से 84 क्यों गया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर उसकी जो इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ यूएस इकोनॉमी, जब वो डिमांड ही कम होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर जो डिपेंडेंसी है पूरे बहुत सारे देशों की वो कम होगी। उससे जो है सीधा सीधा ये बेनिफिट होगा कि हम लोकल करेंसीज में डील कर पाएंगे। ठीक है जी, तो स्ट्रीमलाइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, इसको लेकर मतलब एक अलग से सेशन बनता है वैसे, जिसमें हम पूरा एक एक कहते हैं ना टॉपिक, एक एक चीज को डिस्कस करें और डिटेल में समझें कि इस डी डॉलराइजेशन के फायदे नुकसान क्या है, क्योंकि इस सेशन में इसको उतना लेंथ में डिस्कस करना वोंट बी पॉसिबल, बट मैंने फिर भी ब्रॉडली आपको बता दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड जो बिल पेमेंट होती है वाय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अब वो जो किससे होगी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है क्रेड, ठीक है, क्रेड प्लेटफॉर्म है, या फोन पे, अमेजन पे, आप इनके थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कहा गया आरबीआई के द्वारा कि ये नहीं होगा। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके थ्रू रूट होगा सारा का सारा ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, तो चेंज विल इंपैक्ट यूजर्स ऑफ दोस बैंक्स दोज हु हैव नॉट इंटीग्रेटेड विद दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, अभी तक 34 ऑथराइज्ड बैंक्स में 12 ही हैं एक्टिव, और ये एक पेमेंट सिस्टम कंसेप्चुलाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा, और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, वो चलाएगा, वो रन करेगा, जैसे सिमिलरली यूपीआई को रन करता है। यूपीआई भी क्या है, एक कॉमन क्यूआर प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे के सारे ई वॉलेट्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म बना दे, तो वैसा ही कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए करने जा रहे हैं। एयर इंडिया वेलकम्स फर्स्ट नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट विद इट्स न्यू लाइब्रेरी। तो कुल मिला के एयर इंडिया थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना रिफर्बिश, रेजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है, नए नए एयरक्राफ्ट ला रहा है। तो वेलकम इट्स फर्स्ट नैरो बॉडी एयरबस 320 न्यू इसका नाम है, बेसिकली प्रीमियम इकोनॉमी ऑन इट्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो स्टार्ट किया गया था जेआरडी टाटा के द्वारा, फर्स्ट फ्लाइट ऑन 1932। उसके बाद आपका लाइक द एयरलाइन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर 69 ईयर्स, और उसके बाद फिर जो है इसको टाटा ने ही खरीदा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बजाज ऑटो लॉन्चेस फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल। ये भी इंटरेस्टिंग है न्यूज, पहली सीएनजी मोटर बाइक आने जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग, इसको कौन लाने जा रहा है, बजाज ऑटोज। नेक्स्ट आपका एयरबस एंड टाटा टू लॉन्च फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर। तो एयरबस और टाटा ने कहा है कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 2026 में, इनिशियली आउटपुट होगी 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर की। एयरबस एमिंग टू प्रोड्यूस 50 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर। ठीक है, आइडिया मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग भारत में आए, वो आपका यहां पर आइडिया है। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान जिंक लॉन्चेस एशियाज फर्स्ट लो कार्बन जिंक इकोजेन। तो हिंदुस्तान जिंक ने इंट्रोड्यूस किया है इकोजेन सर्टिफाइड, जिसमें कि टू हैव अ कार्बन फुटप्रिंट अंडर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर टन ऑफ जिंक। और यहां पर जो इकोजेन का कार्बन फुटप्रिंट है दैट इज अबाउट 75% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज, एडिंग अ 400 kg रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस। तो सीधा सीधा ये अपने कार्बन एमिशंस को और कम करना चाहते हैं। ठीक है जी, सो एम्स टू कट कार्बन एमिशंस बाय 50% बाय 2030 एंड विद द कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2050। नेक्स्ट आपका आईसीसीआई प्रूडेंशियल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, इसको ऐसे समझो कि अगर आपने टर्म सुना हो म्यूचुअल फंड्स, है ना, म्यूचुअल फंड सही है करके बहुत ऐड आता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हो, तो वो भी उन्होंने कभी ना कभी म्यूचुअल फंड्स खरीदे हों, शेयर्स खरीदे हों। तो ये जो ईटीएफ है ये कहीं इसके बीच की कहानी है, मतलब इन दोनों को अगर हम एक मार्क में रखें, यहां पर म्यूचुअल फंड है, यहां पर शेयर्स हैं, तो यहां पर कहीं आपका ईटीएफ आता है। बेसिकली देखो, इट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, बट दिस इज यू कैन ट्रेड इन नॉट इन वन कंपनी शेयर, ऑन अ रेंज ऑफ कंपनी शेयर्स। से 10 कंपनीज के शेयर्स का एक आपको एक अमाउंट मिलता है, जैसे एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, और उसको आप ट्रेड कर सकते हैं जस्ट। ठीक है, लाइक शेयर्स। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या है,
कि बहुत सारी कंपनीज के आप एक तरीके से शेयर्स खरीदते हैं तो अपने रिस्क को कम कर लेते हैं। कोई कंपनी बहुत अच्छा करेगी, बहुत कम करेगी, कुछ एवरेज करेगी, तो ओवरऑल आपका रिस्क जो है एवरेज आउट हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता। शेयर्स में क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। बट ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में, और इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसे डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। आज खरीदा तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली 1 घंटे बाद बेच दें। वो आपको यूनिट्स एलोकेट होंगी, फिर वो आपके पास आएंगी, फिर जाके आप उसको कहीं मतलब दोबारा से बेच सकते हैं। बट ये क्या है, इट इज लाइक गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो and giving the benefit of shares also. So it is a range of companies, you are taking the shares and you can trade also. I hope this small description आपको समझ आई होगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बहुत सिंपल भाषा में। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, ऑयल गैस से रिलेटेड, मतलब ऑयल गैस से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, ऑयल और गैस में मान लीजिए 10 कंपनीज हैं, तो 10 कंपनी का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो जाएगा, वो आप उसको खरीद सकते हैं। इट इज लाइक बाइंग द शेयर्स ऑफ दोस 10 कंपनीज एंड यू कैन ट्रेड दैट ऑल्सो, ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट आता है आपका पीएनबी लॉन्चेस सेफ्टी रिंग टू एनहांस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी। जैसे जैसे आपका कह लीजिए डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी में एक स्टेप लिया गया है पीएनबी के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स, ठीक है। एडिशनल सेफ्टी लेयर ऐड की गई है टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉसेस इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय फ्रॉडस्टर्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑप्शनल फीचर दिया जाएगा सेफ्टी रिंग में, जो अलाउ करेगा कस्टमर्स को टू सेट अ डेली ट्रांजैक्शन लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। तो मतलब उसमें एक आप एक एक लिमिट रख सकते हैं ऑन ऑनलाइन क्लोजर और अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन टीडीज अप टू अ सेट लिमिट। तो कुल मिला के जो भी आपके टर्म डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसकी आप एक डेली ट्रांजैक्शन लिमिट रख रहे हैं। So term deposit cannot be closed, withdrawn or used for loans beyond customer defined limit. Next आपका इंडियाज रिटेल डिजिटल पेमेंट लाइकली टू डबल टू $7 ट्रिलियन बाय 2030, ठीक है। ये भी एक हिस्टोरिक होगा। 2030 तक इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट्स आर लाइकली टू रीच $7 ट्रिलियन, डबल एज कंपेयर टू द करंट लेवल्स, ठीक है। जो करंट लेवल से लगभग डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैरने एंड अमेजन जॉइंट स्टडी रिपोर्ट हाउ अर्बन इंडिया पेज। और डिजिटल ट्रांजैक्शन लेवल्स हैव सीन 138% ग्रोथ, ठीक है। जो जो अभी हमने डिस्कस किया, यूपीआई की बात की, क्रेडिट, देखो जब भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, डज नॉट मीन के सिर्फ यूपीआई है, उसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी जो कह लीजिए ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, वो सारी इसमें आती हैं। बट हाँ, उसका एक मेजर चंक अब आज के समय पर यूपीआई हो चुका है। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। सो आपका ये अच्छा मतलब 8 साल हो गए हैं। बट आप एक सिस्टम को सिर्फ 8 साल हुए हैं, आई वुड से ओनली 8 ईयर्स। नाउ सम ऑफ यू से कि भाई 8 साल बहुत लंबा समय होता है, जी नहीं, ठीक है। 8 साल एक 140 करोड़ कह लीजिए पॉपुलेशन के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें एक चीज इतनी ज्यादा ग्रो कर रही हो, इट इज हिस्टोरिक, ठीक है जी। तो यहां पर इंडिया का डिजिटल पेमेंट हैव ग्रोन टू $3.6 ट्रिलियन। चलिए, तो इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया, आगे चलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेन्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर सीआईसी कन्वर्जन। तो यहां पर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई का एक अप्रूवल मिल गया है टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन एनबीएफसी टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के कुछ, देखो बैंक नहीं है वो, ठीक है। बैंक का मतलब होता है वो डिपॉजिट भी ले सकता है, लोन भी दे सकता है, ठीक है। आपसे आप अपना पैसा बैंक में रखते भी हो और बैंक से जाके लोन भी लेते हो, और उसमें जो मार्जिन होता है वो बैंक की कमाई है। यहां पर एनबीएफसी में ये नहीं होता है, ठीक है। एनबीएफसी लोन तो देते हैं, पर वो डिपॉजिट्स, सर्टेन डिपॉजिट्स पे उनके रोक लगाई जाती है। अब यहां पर इसको क्या बना दिया गया है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर फर्दर इसके भी सर्टेन क्राइटेरिया है। सो इट विल फोकस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन्स विद इन इट्स ग्रुप कंपनीज, ठीक है। तो अब जो है एज अ सीआईसी ये इन चीजों पर भी फोकस करेगा, ठीक है। अपने जो अपनी ग्रुप कंपनीज हैं उनकी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म integrated GST rate of 5% for aircraft parts effective from July 15th. So government announced the implementation of uniform integrated GST rate of 5% on all aircraft
and engine parts had come into effect. 53rd जीएसटी काउंसिल ने ये रेकमेंड किया था। अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम जीएसटी रेट्स की बात करें तो 0%, 5, 12, 80, 28। ठीक है जी। तो ये आपकी तरीके से 5 स्लैब्स हैं। IndusInd Bank launches Wrestle for Glory to empower female wrestlers. So IndusInd Bank ने पार्टनर किया है with Inspire Institute of Sports to launch Wrestle for Glory CSR program. CSR क्या होता है? Corporate Social Responsibility. ठीक है, providing fully funded scholarship to 50 talented female wrestlers across India for training at IIS. ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो सीधा सीधा 50 रेसलर्स को वो फंड करेंगे इंडसइंड बैंक। व्हाट इज मनी डिस्मॉर्फिया? ये न्यूज काफी चर्चा में थी, मतलब ये टर्म जो कह लीजिए काइंड ऑफ ट्रेंड कर रही थी। मनी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? मनी डिस्मॉर्फिया इट इज लाइक के मतलब आसपास में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मतलब जेब में हो पैसे, ठीक है, तो मतलब कई लोगों को लगता है कि हम बहुत खराब स्थिति में चले गए हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो घबराने लगते हैं, तो कुछ वैसा ही यहां पर है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, ऑफन परसीविंग देयर फाइनेंशियल सिचुएशन एज वर्स देन इट इज। मतलब जितना सोच रहे हैं कि खराब हो गया है उससे ज्यादा, मतलब जितनी खराब है उससे ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसे समझ लो। अगर लॉस हुआ है मान लो 10,000 रुपए का, तो वो समहाउ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उतना लॉस हुआ नहीं है जितना वो परेशान हो जाते हैं। द कंडीशन इफेक्ट्स पीपल अक्रॉस ऑल इनकम लेवल्स इंक्लूडिंग वेल्दी। जो जेंजी है, जो जेंजी है लाइक 1997 से 2012 के बीच में बॉर्न है, यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो इस फिनोमिना से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है। सोशल मीडिया पे हर कोई आपको कह रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, तो यू आर ऑल्सो कंफ्यूज के व्हाट टू डू। ठीक है, और ज्यादा आपको अपनी, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज समहाउ रिलेटेड टू मनी। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सो मनी डिस्मॉर्फिया इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सेबी लॉन्चेस एआई चैटबॉट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट आया था 1992 में, दैट वेरी फेमस एक सीरीज आई है, उस पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना आज का पहला क्वेश्चन। आई होप बहुत लोगों ने वो सीरीज देखी होगी, बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद आपका सेबी एक्ट आया, ये लगा के रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। स्टार्टेड इट्स वर्चुअल असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक सेवा प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल असिस्टेंट होगा। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है? सेबी सेवा, सेबी सेवा याद रहेगा। ठीक है, सिमिलर साउंडिंग है। RBI's digital payment index increases across all parameters. So digital payment across the country registered a 12.6% on year rise on March 31 according to RBI's index. Adoption of online transactions. ठीक है, जो बीच में चला था ना कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना है, कि कैश हम कम से कम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, तो उसकी तरफ का एक इंडेक्स बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो उसमें आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स स्टूड एट दिस मच, मतलब सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, कि वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है जी, ये इतना परसेंट बढ़ गया है। ठीक है, एंड आरबीआई had been publishing composite RBI DPI since January 1, 2021। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी फाइनेंस न्यूज। हम चलते हैं डेज पर, इंपॉर्टेंट डेज पर। देखो, इंपॉर्टेंट डेज को करने का जो हम जैसे जनरली पहले करते हैं, अगर आपने पिछले मंथली सेशंस देखा है, तो मैं कोशिश करूंगा एक स्टोरी बुनते जाए हम। ठीक है, एक स्टोरी बुनते जाए, तो उससे क्या है कि सेट ऑफ डेज याद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे डेज याद रखना भी अपने आप में कहानी है, एक टास्क है। चलो, तो सबसे पहले है नेशनल डॉक्टर्स डे, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, पोस्टल वर्कर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को जीएसटी डे आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि आपका जो सीए है, ठीक है, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पोस्ट के थ्रू, पहले जमाने में पोस्ट चलता था, आजकल तो चलो ईमेल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पोस्ट के थ्रू आपको आपका जीएसटी का नोटिस भेजा है। मतलब आपको एक जीएसटी का नोटिस आया है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता लगा, उसने पोस्ट के थ्रू आपको भेजा।
ठीक है, और उसकी वजह से आपकी हालत खराब हो गई, जीएसटी का नोटिस दे के भाई साहब इतना टैक्स देना है, तो क्या हो गया, नेशनल डॉक्टर्स डे, तो आप गए डॉक्टर के पास, ठीक है जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई साहब थोड़ा खेलो कूदो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो, थोड़ा स्पोर्ट्स गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ठीक है जी। सो हाँ, जीएसटी हो गया, जीएसटी क्योंकि 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, आपका 1 जुलाई 2017 बहुत इंपॉर्टेंट दिन। ओके, सो 2 जुलाई को है आपका द डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 टू मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, ठीक है जी। ओके, सो वर्ल्ड यूएफओ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स टू कमेमोरेट द सपोज्ड यूएफओ क्रैश। तो अब क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते जो है लग रहा है कि अब कहते हैं ना, नानी याद आ रही है, ठीक है, इतना मेहनत करी नहीं है, शरीर आदत नहीं है शरीर को, ठीक है, तो यूएफओ मतलब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लग रहा है कि कुछ जादू टाइप आ गया। वो क्रिश, कौन सी मूवी थी, अरे जस्ट फॉरगेटिंग दैट मूवी, क्रिश, और उससे पहले वाली जो मूवी है, ठीक है, उसमें जो जादू होता है, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी समहाउ, ठीक है। सो अब वो क्या कह रहा है कि आपके यहां पर क्या हो गया है, प्लास्टिक्स बहुत बढ़ चुका है दुनिया में, हमारे धरती पर प्लास्टिक्स बहुत बढ़ चुका है, इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग फ्री डे। नेक्स्ट आता है 6 जुलाई को, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब ये प्लास्टिक कैसे खत्म होगा, ये प्लास्टिक तभी खत्म होगा जब हम सब लोग मिलकर कॉपरेट करेंगे। और इस प्लास्टिक से नुकसान क्या हो रहा है, जोनोसिस डे, ठीक है, ऐसे बीमारियां आ रही हैं जिससे कि लाइक जानवरों से इंसानों में, ठीक है। सो प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जोनोटिक डिजीज रिवॉल्व्स अराउंड द मैनेजिंग थ्रेट। जोनोटिक डिजीज होती हैं जो जानवरों से इंसानों में या एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में फैलती हैं, सो दैट इज जोनोटिक डिजीज। तो प्लास्टिक से क्या हो रहा है, प्लास्टिक से हमसे जानवरों को बहुत नुकसान हो रहा है, कई बार हम देखते हैं जी, ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आपके आसपास मोहल्ले में जो गाय हैं, भैंस है, उसको बहुत नुकसान होता है, ठीक है, प्लास्टिक बैग से। उसके अलावा बहुत सारा प्लास्टिक बैग जो ओशियंस में जा रहा है, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को नुकसान हो रहा है। और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कॉपरेशन से, सब लोग ये डिसाइड करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड खिशवाली डे, लैंग्वेज डे, सो एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस, ठीक है जी। तो यहां पर जो आपका ये यूएफओ मिला था, ठीक है, जो जादू आया था, तो जादू जादू आवाज कर रहा है, जैसे वो जादू जादू, ठीक है, वैसे वाली आवाज कर रहा है। सो वो कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंस डे आपको चाहिए। दुनिया में आपको अपनी एनर्जी खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको जो लाइक कार्बन रिसोर्सेज को, फॉसिल फ्यूल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। नेचुरल आपको अवेलेबल है, जैसे सूरज है, ठीक है, जादू को भी सूरज चाहिए होता है, ठीक है, वैसे ही यहां पर आपको भी सूरज चाहिए। एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए, आपको सूरज चाहिए, मतलब जस्ट रिलेट कर रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट सूरज चाहिए, विंड एनर्जी, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी सोलर, विंड, जियोथर्मल, ठीक है। तो जादू को चाहिए था, यहां पर भी जो है हमें भी वही चीज चाहिए, जादू की तरह हमें भी सोलर एनर्जी को टैप करना है। ओके, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पेपर बैग डे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, पेपर बैग डे, सो दैट इज 12 जुलाई। उससे पहले जो फिश फार्मर्स जब वो गए, ठीक है, जब वो जो मछुआरे हैं जब वो समुद्र में गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां इस प्लास्टिक की वजह से, जो प्लास्टिक की बात हम कर रहे हैं उसकी वजह से मर रही हैं। और एक तरफ एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। 11 बहुत बहुत हिस्टोरिक डे माना जाता है 11 जुलाई। अच्छा, अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, मतलब ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप गूगल करना है, इसको गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों मनाया जाता है। हिंट दे देता हूं, 1980s में मतलब एक पर्टिकुलर मार्क हमने अचीव किया था, ठीक है, इतना हिंट दे रहा हूं, अदरवाइज आप गूगल करोगे मिल जाएगा। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है। तो एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिश की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, पेपर बैग डे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मलाला डे, और
ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12 जुलाई टू ऑनर द बर्थडे ऑफ मलाला यूसुफजई, जो कि एक पाक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, अभी यूके में रहती हैं, नोबेल लॉरिएट टू सपोर्ट वर्ल्ड एजुकेशन। अब वो क्या कह रही हैं, वुमेन एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाना चाहते हैं तो महिलाओं की एजुकेशन, क्योंकि वुमेन नीड टू बी एजुकेटेड और दे नीड टू बी अवेयर, ठीक है, उनके लिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एंड उसके बाद आपका वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है जी। 17 जुलाई द रोम स्टैच्यू वाज अडॉप्टेड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है, हेग नीदरलैंड्स में। तो जब यूथ के पास स्किल्स होंगी तो वो क्या होगा, वो क्रिएटिव चीजों में या कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे उसका ध्यान होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिस है। जस्टिस की जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम इकोनॉमिक जस्टिस से इसको रिलेट कर रहे हैं। स्किल्स, जब यूथ को स्किल्स मिलेंगी तो इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि उनको जॉब्स मिलेंगी उससे। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, तो इसी से मिलता जुलता है इंटरनेशनल जस्टिस। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला बहुत फेमस पर्सनालिटी, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, डेजिग्नेटेड बाय यूएन इन 2009। इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो, ये सारे डेज को याद करना इन आइसोलेशन इट बिकम्स वेरी टफ। व्हेन यू मेक अ स्टोरी देन यू कैन समहाउ रिलेट इन द पेपर के हाँ कुछ ऐसा हमने कहानी बनाई थी। जब इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो दिमाग में कहीं सेट हो जाएगा। देन आपका इंटरनेशनल चेस डे, ठीक है जी। उसमें फिर क्या कहा गया कि सब लोग बैठ के लड़ने के बजाय गेम्स खेलें, ठीक है, जो स्पोर्ट्स की शुरू में भी बात करी, चेस खेलें आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। देन आपका मून डे, इल्यूमिनेटिंग द शेडोज, ठीक है, थीम क्या है इस बार का, इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। पाई अप्रोक्सीमेशन डे, नेशनल फ्लैग डे, नेशनल मैंगो डे, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, 22 जुलाई, और तीनों ही भारत से रिलेटेड है। पाई का आविष्कार कई बार हम कहते हैं कि इंडिया में हुआ, ठीक है। नेशनल फ्लैग डे, ठीक है, ये इंडिया क्यों है नेशनल फ्लैग डे, क्योंकि इसी दिन जो प्रेजेंट हमारा नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। पिंगाली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने वो हमारा फ्लैग डिजाइन किया था। नेशनल मैंगो डे, मैंगो डे के बारे में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि पूरे इंडिया के 30% मैंगो सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल मैंगो डे। तो आप मतलब बैठ के बिल्कुल जो है चेस खेलिए, ठीक है, और चंदा मामू को याद कीजिए, मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए और अपने देश के गुणगान कीजिए, मैंगो खाइए, ठीक है, लड़िए मत आपस में। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट डे, वर्ल्ड आईवीएफ डे, और उसके बाद आपका इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। कारगिल विजय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 26 जुलाई, आई थिंक ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है, 25 साल पूरे हुए हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इट इज टाइम फॉर द एक्शन। और फिर आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। तो अब इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, अब यहां पर कुछ और स्टोरी है, लोगों को जानकारी देना कि लाइक आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, दोज कपल्स हु आर नॉट हैविंग बेबीज। नेशनल इनकम टैक्स डे, ठीक है, सब इनकम टैक्स भरेंगे तो ही जो अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस करी, प्लास्टिक फ्री, ये सब हो पाएगा, ठीक है, और फोर्सेस को हम कह लीजिए मेंटेन कर पाएंगे। हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ओआरएस डे। थीम क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैजिक मिक्सचर। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, सो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 एंड 24। वर्ल्ड रेंजर डे, सो थीम क्या है, 30/30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30/30 ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट जो यूपीएससी के एग्जाम्स है उनमें पूछा भी गया है। मैं जब यूपीएससी एग्जाम्स की बात करता हूं तो सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, मतलब जो ऑफिसर लेवल के 4-5 जो बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम है और जो हर साल होते हैं, मैं उन एग्जाम्स की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना किसी में वो पूछा गया है, मतलब
ओके, 30/30 बेस्ड ऑन 2022 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो 30/30 का ये कंसेप्ट है कि 2030 तक हमें जो हमारे 30% एक्वाटिक लाइफ है, मेरीन लाइफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना। ठीक है, उसको कंजर्व करना। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो समवेयर इन द माइंड जो है, इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, तो कहीं आपके दिमाग में ये इंपॉर्टेंट डेज ध्यान में रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले है यूपीएससी चेयरपर्सन श्री मनोज सोनी कंफर्म्स रेजिग्नेशन। रीजन उन्होंने कुछ नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजंस की वजह से जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। अभी उनका 5 साल का टेन्योर बचा था। ठीक है जी, 5 साल का टेन्योर बचा था, और उनकी जगह जो है फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान, उनको बनाया गया है यूपीएससी का चेयरपर्सन। इनका टेन्योर होगा अगले साल 2000 मतलब 25 तक। ठीक है जी, अप्रैल 2025 तक इनका टेन्योर होगा। ठीक है, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहां पर आपका जो है द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, तो वो आपका टेन्योर रहता है। ठीक है जी, और इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन एंड ज्वाइंट कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन, उस केस में 62 ईयर्स का टेन्योर रहता है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स की बात करें तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म ऑफ ऑफिस जो मैंने आपको बताया 6 साल या 65 साल। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां पर एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। रेजिग्नेशन, तो वो रेजिग्नेशन अपना त्याग पत्र किसको एड्रेस करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। और रिमूवल सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स की बात करें तो चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल ओनली बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिकमेंडेशन होती है, और वो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति जी को माननी पड़ती है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका CS शेट्टी गेट्स FSIB अप्रूवल टू हेड SBI एज नेक्स्ट चेयरपर्सन। सो चला श्रीनिवासलु शेट्टी हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ SBI। ठीक है जी, इससे पहले दिनेश खारा थे, और ठीक है, दिनेश खारा हुज टर्म एंड ऑन अगस्त 28। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा टेक्स ओवर एज द न्यू GOC इन सी। सो यहां पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड इन शिमला। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्मी जो ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। ठीक है, ये सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका, स्पेशली इफ यू आर अपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, और अदरवाइज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछता है। वेस्टर्न कमांड, ठीक है जी, चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास में, वहीं से आपका चंडीगढ़ का नाम क्या है। नदर्न कमांड उधमपुर, सेंट्रल कमांड ठीक है उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउथ वेस्टर्न कमांड ठीक है जी जयपुर, और सदर्न कमांड कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीज। IAS ऑफिसर सुजाता सोनी बिकम्स द महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी। तो महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। ठीक है जी, ये कह लीजिए जब से स्टेट बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ है। धीरेन्द्र ओझा अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। ठीक है जी, तो यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो है DG बनाए गए हैं, सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर धीरेन्द्र ओझा अपॉइंटेड एज DG ऑफ PIB। नेक्स्ट आपका जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट शील नागू अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के जज। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट। एंड उसके बाद आपका आता है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टेक्स ओथ एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, जो जनरली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अब देखो, गवर्नर CP राधाकृष्ण एडमिनिस्टर्ड द ओथ, इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं, ओथ गवर्नर दिलाते हैं। दो अलग अलग चीजें होती हैं, अपॉइंटमेंट और ओथ। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, पर ओथ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिलाते हैं ओथ। या आप एज अ ग्रुप ए ऑफिसर मान लीजिए कल को ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को, तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, तो अपॉइंटमेंट आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट आपकी ओथ जो है वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जी दिलवाएं, जनरली कोई सीनियर ऑफिसर जो है वो आपको ओथ दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट अटेन्स फुल स्ट्रेंथ एज 2 जजेस टेक ओथ।
तो यहां पर 2 जजेस ने ओथ ली है। एक जज जो है वो मणिपुर से आते हैं और मणिपुर से पहले जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह took oath of office, first judge to have been elevated to the Supreme Court from Manipur। तो पहले मणिपुर के ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट आर महादेवन, उन्होंने भी ओथ ली। ठीक है जी। तो अगर हम पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 टू 147 की बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिसडिक्शन, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। चीफ जस्टिस प्लस 1950 में इट वाज 7 प्यूने जजेस। ये प्यूने का मतलब क्या होता है? प्यूने होता है जनरली यंगर ब्रदर, यंगर। ठीक है। तो नॉट यहां पर एज के अकॉर्डिंग यंगर नहीं है, सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली। तो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट है, बाकी जो हैं उनसे जूनियर है। हाँ, एक और चीज इसमें जूनियर का सेंस ध्यान से समझिएगा कि जब बेंच पे बैठे हैं, बेंच मतलब जहां पर जजेस हैं, मान लो 3 जजेस फैसला ले रहे हैं, उसमें एक सीजीआई है और बाकी 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उस केस में तीनों जज इक्वल हैं। ठीक है। तीनों जजों का जो भी फैसला होगा वो मेजॉरिटी से होगा। ठीक है। मान लो 2 जज एक तरफ हैं और एक सीजीआई एक तरफ है, तो ये वाला डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। उसमें ये नहीं कि सीजीआई ने डिसीजन दिया तो वो थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखे, ऐसा नहीं है, सब बराबर है वहां पर। ठीक है। हाँ, फिर आप कहेंगे अच्छा सीजीआई का फिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि सीनियर मोस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल कंट्रोल इनके पास है। ठीक है। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके पास रहता है। अच्छा, तो यहां पर पार्लियामेंट ने समय समय पर जजेस के नंबर को बढ़ाया, 8 से 11, फिर 18, 26, फाइनली कितना है आज के समय पर? 34 जजेस हैं। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। अभी 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई थी क्योंकि रिसेंटली 2 जजेस रिटायर हो गए थे और अब 2 जजेस का अपॉइंटमेंट दोबारा से किया गया है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर बी एन गंगाधर अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपका प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इससे पहले ये WHO की, ठीक है, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हैं। उससे पहले चेयरपर्सन, सॉरी, डायरेक्टर जनरल रही हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। ठीक है। ICMR की DG रही हैं और द वेरी फेमस डॉक्टर MS स्वामीनाथन उनकी बेटी हैं। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका एक्स रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना अपॉइंटेड एज द न्यू एडिशनल NSA। उनको एडिशनल NSA बनाया गया है। NSA अभी कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है जी। द वेरी फेमस IPS, रिटायर्ड IPS ऑफिसर। सो TV रामचंद्रन, पवन कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी NSAs। तो एडिशनल NSA, डिप्टी NSA बेसिकली पूरी की पूरी टीम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, जैसे अजीत डोभाल जी हैं, तो उनको कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभूति भूषण नायक इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI। सो CMA विभूति भूषण नायक, अ फेलो मेंबर ऑफ ICMAI विद ओवर 30 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, 67th प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है भारत में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। ठीक है जी। तो ये है आपका विभूति भूषण नायक। नेक्स्ट आपका झारखंड CM चंपाई सोरेन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, वो जेल से रहा हुए, ED में एक केस की वजह से वो जेल में थे। उनको बेल मिली, आते ही उन्होंने जो है दोबारा से शपथ ली। ठीक है जी। तो यहां पर नेक्स्ट आपका लोकसभा में कांग्रेस अपॉइंट्स गौरव गोगोई, जो कि असम से आते हैं। इनके पिताजी तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, और इनको जो है क्या बनाया गया? डिप्टी लीडर। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी जी, और अब जो है इनको बनाया गया है, गौरव गोगोई, उनको बनाया गया है डिप्टी लीडर। और जो के सुरेश हैं उनको बनाया गया है चीफ विप इन द लोकसभा। ठीक है। चीफ विप इन द लोकसभा। चलिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, विप का मतलब क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विप कई लोगों को, मतलब वो हंटर वाला विप नहीं है। ठीक है। कहीं सोचोगे मतलब कोई हंटर वंटर चला रहा है, ऐसा नहीं है। विप क्या है आपका? 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। ठीक है। अब ये क्या होता है? देखो, 1 लाइन विप होता है कि आपने एक बार विप इशू किया। अच्छा, विप को ऐसे समझो कि एक काइंड ऑफ क्लास मॉनिटर है।
ठीक है, समझने के लिए एक एनोलॉजी ड्रॉ कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली क्लास मॉनिटर नहीं है, क्लास मॉनिटर है जिसको टीचर ने टास्क दिया कि सबकी अटेंडेंस को चेक करना है, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी जो है, अगर आप फौज के बारे में जानते हैं या आप कभी भी कैडेट रहे हैं, ठीक है, एनसीसी कैडेट रहे हैं, तो वो एक सीनियर होता है, सीनियर अपॉइंट मतलब किया जाता है और वो बताता है कि सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, इंश्योर करना कि सारे प्रेजेंट हैं। फिर वो रिपोर्ट देता है अपने जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर होता है कि हाँ जी इतने लोग प्रेजेंट है, सब ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से विप का काम है, ठीक है, विप का काम है। तो विप को इशू किया जाता है ताकि सारे, जब कोई इंपॉर्टेंट बिल को पास करना है तो उस पार्टी के जितने मेंबर्स हैं वो सारे वहां पर प्रेजेंट रहे, तो उसको वो ये टास्क दिया जाता है। इशूड टू इन्फॉर्म पार्टी मेंबर्स ऑफ अ वोट अलाउज देम टू अब्सटेन इन केस दे डू नॉट, ठीक है। तो वन लाइन विप थोड़ा इजी वाला होता है कि आप आइए, ठीक है, और पार्टी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, वो एब्सटेन कर सकते हैं इफ दे वांट टू। टू लाइन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, इसमें होता है टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द वोटिंग, आपको प्रेजेंट होना ही है। थ्री लाइन विप क्या होता है, आपको प्रेजेंट भी होना है और क्योंकि पार्टी ने इसके फेवर में वोट करना है या इसके अगेंस्ट में वोट करना है तो पार्टी लाइन को ही फॉलो करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से वोट नहीं कर सकते, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्ट वाला विप माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट विप माना जाता है, ठीक है। आपको पार्टी लाइन को ही टो करना है, मतलब उसी को मानना है। बंधन बैंक अपॉइंट्स रतन कुमार केश एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ, ठीक है जी। तो चंद्र शेखर घोष एंड फाउंडर ऑफ द बैंक विल रिटायर ऑन दिस जुलाई 9, और अब कौन आएगा, रतन कुमार केश, ठीक है। नेक्स्ट आपका फेडरल बैंक हैज अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है जी। तो ये आपका खासकर जो बैंकिंग वाले अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोज मित्तल टेक्स चार्ज एज द सिडबी सीएमडी आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से क्लियर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को कह लीजिए क्रेडिट देता है, 1990 में बना था अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। LIC चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती रीडेजिग्नेटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। सो LIC के जो है has redesignated its chairperson Siddharth Mohanty as managing director and party and chief executive officer, ठीक है जी। तो LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाए गए। पेमेंट बैंक पेमेंट्स बैंक अपॉइंट्स एक्स एज IDBI एग्जीक्यूटिव अरुण बंसल एज द MD एंड CEO। सो पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो कह लीजिए IDBI के एग्जीक्यूटिव रहे हैं अरुण बंसल, उनको बनाया है MD एंड CEO, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि कह लीजिए एक तरीके से फिनटेक के रूप में हम देखते हैं, स्टार्टअप जो काफी सक्सेसफुल रहा। बीच में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम आया जिसमें RBI ने काफी रेगुलेशंस भी लगाई। फाइनली पेटीएम पेमेंट बैंक इज ट्राइंग टू कहते दोबारा उभरने की कोशिश कर रहा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी अपॉइंट्स रविचंद्रन कुंडू एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। और नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट अपॉइंट्स रॉबर्ट जे रवि एज द CMD BSNL, ठीक है जी। सो रॉबर्ट जेरेड रवि से चेयरपर्सन ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 सितंबर 2000। सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सूरीनेम, कैपिटल पारामारिबो। ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका के मैप में ब्राजील आई होप सबको पता है। तो यहां पर तीन छोटे छोटे देश हैं, एक है फ्रेंच गुआना, एक है सूरीनेम, ठीक है जी। तो यहां पर सूरीनेम के जो है, और एक गुआना है, सिंपल गुआना, सूरीनेम और फ्रेंच गुआना। तो सूरीनेम के जो है यहां पर एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका विनय मोहन क्वात्रा जो कि अभी तक फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका कह लीजिए टेन्योर खत्म हुआ, अब उनको एम्बेसडर बनाया गया है यूएस में, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस, विनय मोहन क्वात्रा। सुहेज अजाज खान कॉन्करेंटली अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू येमेन। तो यहां पर वो सऊदी अरेबिया में कह लीजिए एम्बेसडर हैं और उनको येमेन का भी एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। एम्बेसडर येमेन का भी बनाया गया। नेक्स्ट आपका विक्रम मिस्री एज्यूम्स चार्ज एज फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है जी। विक्रम मिस्री, इनका भी कह लीजिए जो टेन्योर है वो बहुत एक्साइटिंग रहा है। एक्साइटिंग कैसे, लाइक ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं तीन प्राइम मिनिस्टर्स को, IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा इससे पहले
फॉरेन सेक्रेटरी बनने से पहले वो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना भी रहे। तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इन्होंने हैंडल किए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सुमंत सिन्हा अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स। ये भी एक इंटरेस्टिंग कह लीजिए अपॉइंटमेंट है। क्यों है इंटरेस्टिंग? देखिए, दुनिया भर में हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं कि कार्बन एमिशंस को कम करना है, तो उसमें बड़ी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल आता है कि बड़ी कंपनीज जो बड़े पॉल्यूटर्स हैं, जो बड़े लेवल पर कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, वो साथ में आकर कैसे डिसीजंस लेते हैं टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। तो सुमंत सिन्हा जो है उनमें उनका रोल आता है। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रीन्यू, नेम्ड द को चेयर ऑफ अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स, जो लार्जेस्ट सीईओ लेड क्लाइमेट अलायंस इन द वर्ल्ड। इसमें क्या है, 130 सीईओज हैं, 12 इंडस्ट्रीज के, रिप्रेजेंटिंग $4 ट्रिलियन इन रेवेन्यूज एंड 5.2 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिशंस। तो ये मतलब ऐसे समझ लो कि ये 130 सीईओज की जो कंपनीज हैं, ये मिलकर इतना कार्बन एमिशंस करती हैं। तो ये मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, कार्बन एमिशन कैसे कम ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका CSIR DG एंड कलाई सेल्वी गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन। तो यहां पर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है जी, CSIR आपका सितंबर 1949 में। ओके, नेक्स्ट आपका मैसूरू कैप्टन सुप्रीता becomes the first woman officer to be deployed at Siachen Glacier. So become the first woman officer from the Corps of Army Air Defense to be operationally deployed at Siachen Glacier. 2021 में उन्होंने एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया। नेक्स्ट आपका HS धालीवाल अपॉइंटेड एज द न्यू DGP ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, सक्सीडिंग देवेश चंद्र श्रीवास्तव। सानिया मल्होत्रा becomes the HMD global brand ambassador of its first ever smartphone launch in India. फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है जी, फिनलैंड की कंपनी है जिसका नाम है HMD। ठीक है, तो उसके HMD के आपको अभी मोबाइल फोन्स मिलने शुरू होंगे, तो उन्होंने लॉन्च करने से पहले सानिया मल्होत्रा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है। IFFI ascends to new heights with the appointment of legendary filmmaker शेखर कपूर। ठीक है जी, वेरी फेमस मूवी मिस्टर इंडिया, बेंडिट क्वीन एलिजाबेथ अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर 55th एंड 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसको करवाता है। ठीक है जी, बहुत फेमस फिल्म फेस्टिवल ये माना जाता है। प्यूमा इंडिया रोप्ड रियान पराग एंड रितेश कुमार रेड्डी एज द एम्बेसडर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह ज्वाइन प्ले स्पोर्ट्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स। तो मकसद क्या है, ठीक है, इज टू क्रिएट सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया बाय वर्किंग विद स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, डेवलपिंग स्पोर्ट्स, मैनेजिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अकेडमीज को रन करना। तो ये है आपका प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है जी, प्ले स्पोर्ट्स। इंडिया टीवी रजत शर्मा इलेक्टेड एज द NBDA प्रेसिडेंट। सो NBDA क्या है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक है, तो वेरी फेमस आपकी अदालत, ठीक है, शो उसके मतलब इंडिया टीवी के हेड हैं और उनको बनाया गया है NBDA का चेयरपर्सन का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्ituaries में। ठीक है जी, सो फ्रैंक डकवर्थ, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट को देखते हैं, तो आपने डकवर्थ लुइस मेथड लग गया है, जब बारिश होती है तो डकवर्थ लुइस मेथड सुना होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो डकवर्थ लुइस मेथड जो है, ये यही व्यक्ति हैं, स्टैटिस्टिशियन फ्रैंक डकवर्थ। ये आप देख सकते हैं। जनरली आपने कई बार देखा होगा कि भाई इतनी विकेट गिर गई हैं, इतने रन चाहिए, तो वो लाइक मैच 2 ओवर या 4 ओवर या 5 ओवर कम कर दिया गया, तो है ना स्कोर। तो ये इनका ही फॉर्मूला लगता है। फर्स्ट यूज इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 1997, फॉर्मूला अडॉप्टेड बाय ICC और डकवर्थ लुइस मेथड, DLS मेथड भी कहा जाता है। एयर मार्शल RS बेदी, अ वेटरन ऑफ 1965 एंड 1961 वॉर, पासेस अवे। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका अल्बानियाज वर्ल्ड रिनोन्ड नॉवेलिस्ट इस्माइल कादरे डाइज। ठीक है, जनरल ऑफ द डेड आर्मी, इंटरनेशनल acclaimed recognized novel. So French President Emmanuel Macron awarded him the Grand Officer of the Legion of Honor title. अल्बानिया इज अ स्मॉल कंट्री, ठीक है, एक छोटा सा देश है आपका यूरोप में। ठीक है, अगर आप यूगोस्लाविया वाला जो रीजन था पहले। ओके, फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत पास अवे। इनकी स्पीड की वजह से, मिडफील्डर थे ये फुटबॉल टीम में, इनकी स्पीड की वजह से इनको स्कूटर बोला जाता था। ठीक है जी, मतलब इतनी तेजी से ये दौड़ते थे।
ठीक है, सो वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम ड्यूरिंग द 1969 मर्डेका टूर्नामेंट इन मलेशिया। नेक्स्ट आपका रॉबर्ट टॉनी, ऑस्कर विनर, राइटर ऑफ चाइना टाउन, डाइज एट 89। सो चाइना टाउन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्ले कहा जाता है अपने समय का। जो देखो कुछ फैक्ट्स को आपको सिर्फ कहते हैं ना पढ़ना है एक बार में, और कुछ फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा रुकना है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता जाऊंगा। कुछ फैक्ट्स हैं जो जस्ट हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि अगर मान लो पेपर में पूछता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर जाए। ओके, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जिम्नास्ट पॉज दे डाइज एट 51। सो फ्रेंच जिम्नास्ट हैं जिन्होंने मेडल भी जीता सिडनी ओलंपिक्स में, सिल्वर मेडल, उनका देहांत हो गया है। वेटरन एक्टर स्मृति विश्वास डाइज एज्ड 100। ठीक है जी, सो शी वाज अ पार्ट ऑफ मूवीज। ठीक है, हम सफर, हमदर्द, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उनका देहांत हो गया 100 साल की उम्र में। John Lando, Oscar-winning producer on Titanic and Avatar, dies at 63. The very famous movie Titanic, वो पहली मूवी थी दुनिया की जिसने $1 बिलियन कमाए थे। उस मतलब आज के समय पर अगर हम उसको देखते हैं तो दैट इज 8300 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो उस समय पर 97 या 98 में ये मूवी आई थी, और ग्लोबल मतलब उस समय की सबसे हिट मूवी, और 11 ऑस्कर इसने जीते थे। इंडियन बिजनेस टाइकून एंड फिलंथ्रोपिस्ट राम बुक्सानी पासेस अवे इन दुबई। ठीक है जी, और ये है आपका ट्रिब्यूट पोरिन एज द इंडियन बिजनेस टाइकून एंड फिलंथ्रोपिस्ट पासेस अवे इन दुबई। नेक्स्ट आपका फर्स्ट वीसी ऑफ मणिपाल अकेडमी रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट एंड एकेडमिशियन डॉक्टर एमएस पलथी पासेस अवे। इनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला 2005 में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। पहले वाइस चांसलर रहे मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फाउंडर ऑफ श्री चित्रा ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और सर्जरी में, कार्डिक सर्जरी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा ये सारे अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। सुभाष दांडेकर, द विजनरी बिहाइंड कैम्बलिन सक्सेस, पासेस अवे एट 85। ये कैम्बलिन की कह लीजिए पेंसिल्स या रबर शार्पनर्स आपने यूज किए होंगे बचपन में या अभी भी, तो उसके कह लीजिए जो हैं फाउंडर रहे हैं। दैकेनिक स्टेशनरी ब्रांड, द कंपनी नेम्ड हॉर्स ब्रांड वाज फाउंडेड इन 1931 बाय डीपी दांडेकर, जीपी दांडेकर। बट जब सुभाष दांडेकर आते हैं फिर वो नाम चेंज करते हैं, थोड़ा सा नई नई चीजें लेकर आते हैं, 8 प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। वेटरन हॉर्स ट्रेनर एसके सुंदर जी पासेस अवे। ठीक है जी, हॉर्स ट्रेनिंग करियर उन्होंने 1985 में शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है जी ये। ठीक है, पद्मश्री अवॉर्डी कमला पुजारी पासेस अवे एट 74, उड़ीसा की रहने वाली हैं। एग्रीकल्चर टेक्निक्स को बचा के रखना, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिजर्विंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनियस वैरायटीज ऑफ पेडी, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, शी रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2019। सो लीडर इन अ पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन कोरापुट 1994 में, विच लेड टू द ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग एंड हाई क्वालिटी राइस, जैसे कि काला जीरा, ठीक है, मचकांता, ठीक है, ये सारी वैरायटीज जो है उन्होंने डेवलप करी, उसको बचा के रखा ट्रेडिशनल वैरायटीज को। ठीक है, और इसके अलावा इनको इनके एफर्ट्स की वजह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कोरापुट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा कोरापुट वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर यूएन फॉर द इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इसके अलावा उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट वुमेन फार्मर अवार्ड दिया 2004 में। तो इनके नाम जो है काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस माने जाते हैं। सीटी क्यूरेन, डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, नो मोर, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के भी 2000 में, जो है उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट आपका हमजा हैज इंडोनेशियाज 9th वाइस प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम बुक्स पे। बुक रिलीज हुई ऑन द लाइफ एंड जर्नी ऑफ वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज 3 बुक्स ऑन द लाइफ एंड जर्नी ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ऑन द हिज 75th बर्थडे। ठीक है जी, सो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, अ बायोग्राफी ऑथर्ड बाय एस नागेश कुमार। तो यहाँ पर इनकी बुक्स हैं, इनको जो है लॉन्च किया गया। इस बुक्स को देख लीजिए, सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड द मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट, महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू।
ठीक है। नेक्स्ट आपका मनोज वाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑथर्ड बाय पीयूष पांडे, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जर्नलिस्ट रोहित वत्स फ्रॉम पांडेज ओरिजिनल हिंदी बुक टाइटल्ड पाने की जिद। ठीक है, कुछ पाने की जिद। 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत रिलीजेस बुक ऑन 1965 वॉर हीरो अब्दुल हमीद। ठीक है जी, उनके नाम पर जो है ये बुक था, मेरे पापा परमवीर एंड अनदर बुक टाइटल्ड भारत का मुसलमान। ठीक है जी। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। ठीक है, क्वार्टर मास्टर बहुत कंपनी में। ठीक है जी। सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स को देखते हैं क्वार्टर मास्टर। फाइटिंग पाकिस्तान आर्मी इन द बैटल ऑफ असल उत्तर, वन ऑफ द लार्जेस्ट tank battles fought during the 1965 war. Launch of Asha Bhosle's biography स्वर स्वामिनी आशा। ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा। ठीक है जी, ये जो है लॉन्च की गई बाय लाइक द बायोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ वर्क्स बाय 90 ऑथर्स फीचर डिग्निटरीज लाइक आरएसएस चीफ मोहन भागवत, मुंबई बीजेपी चीफ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश गवर्नर रिलीज बुक ऑन कारगिल वॉर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक। उन्होंने लॉन्च किया है बुक ऑन कारगिल वॉर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था। ठीक है जी। एंड ऑथर्ड बाय वीर चक्र अवार्डी कर्नल एमबी रविंद्र नाथ। ठीक है जी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट आपका समयपुरम, बहुत फेमस एक आपका टेम्पल है। ठीक है जी। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन हैज रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक टाइटल समयपुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति। सो ऑथर्ड बाय वृंदा रमनन एंड जे रमनन। सो ये सबसे पहले तो ये टेम्पल को देख लीजिए। और द टेम्पल लोकेटेड इन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु इज ओवर 1200 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और ये आपका बनवाया गया था, ये द करेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बाद में इसको रिफर्बिश कराया गया। सो बाय विजयराया चक्रवर्ती इन 18th सेंचुरी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका चोला, ठीक है, चोला चेरास पांड्यास, तो चोलास के समय में ये बनवाया गया था, सदर्न तमिलनाडु वाला एरिया जो है। नेक्स्ट आपका मल्लिका साराभाई रिलीज्ड बुक ऑन गुरु वयोरप्पन कॉलेज। मल्लिका साराभाई की बात करें तो बहुत फेमस कह लीजिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, डांसर हैं। विक्रम साराभाई, ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट जो हैं, उनकी बेटी हैं। और चांसलर ऑफ केरल कलामंडलम मल्लिका साराभाई रिलीज समुद्री गुरु वयोरप्पन कॉलेज अनुभवा चरित्रम। ठीक है, सो 150 ईयर हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज एट पोकोन्नू फाउंडेड बाय द ज़ैमोरिन्स इन कोझिकोड। नेक्स्ट आपका टीम वॉकर्स द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, द वेरी इनफेमस यू कैन से 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी 40th एनिवर्सरी पर उन्होंने नॉवल कमेमोरेटिंग द 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। Wings to Our Hopes Volume 1 featuring 75 significant speeches of प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, वो लॉन्च किया गया। सो कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज लॉन्च्ड एट द राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज द ई बुक इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो बुक कहानी राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, तो इस तरीके की जो है 2 बुक्स लॉन्च की गई है। बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी बाय डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, ये लॉन्च की गई है। एक्सप्लोर्स द प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप जर्नी थ्रू वेस्टर्न एंड इंडिक पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। रोड मैप ऑफ एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट्स ब्लेंडिंग लीडरशिप इनसाइट्स, सबके लिए ये बुक है। तो यहाँ पर आप सकते हैं पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट आपका बुक ऑन आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम गोल एंड एफर्ट्स टू मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा कि हमने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो सो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑन द मूव वाज लॉन्च्ड इन लखनऊ। सो ये आपका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हिंदी वर्जन क्या है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश। अनदर बुक टाइटल्ड योगी आदित्यनाथ के प्रेरक प्रसंग, और इसके अलावा द बुक हैव बीन ऑथर्ड बाय डॉक्टर शीलवंत सिंह। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ये एक लक्ष्य रखा गया है। अभी ये थोड़ा सा दूर है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो 300 से 400 बिलियन डॉलर्स के बीच में अगर आप डाटा गूगल पे चेक करेंगे तो चल लॉन्ग वे टू गो।
पर ये रखा गया है टारगेट। नेक्स्ट आपका सुदीप्ता सेनगुप्ता, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। सो न्यू बुक क्रॉनिकल द वर्क एंड एडवेंचर्स ऑफ सुदीप्ता सेनगुप्ता, जिसमें जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, माउंटेनियर हैं, थर्ड इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका का ये पार्ट रही हैं, ठीक है जी। एंड दैट रेन फ्रॉम द December 3, 1983, Breaking Rocks and Barriers, published by HarperCollins. So that's all from my side. Thank you so much. And कोशिश ये थी कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डिस्कस कर लें। और शुरू में हमने फाइनेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि वो समझने वाली चीजें हैं। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स थे, उनको भी हमने समझा, कुछ फैक्ट्स को हमने याद करने की भी कोशिश करी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हम मिलते हैं अगले महीने के, मतलब जो प्रेजेंट मंथ है अगस्त, उसके करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मैं लेकर आऊंगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।